बीजेपी को बचाने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। मतलब बिहार बीजेपी जो है, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए, इसके आइडेंटिटी को बचाने के लिए, और जिस स्थिति में है आज बीजेपी, कम से कम उस स्थिति में भी रहे, विपक्ष में बैठने लायक भी बचे, इसलिए अमित शाह जो है वो पटना पहुंच रहे हैं। और प्रचार किस बात का? प्रचार इस बात का होगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई, हम आज निरीह स्थिति में हैं, हमारे साथ नीतीश कुमार ने सही नहीं किया है। इस बात को जनता तक पहुंचाना है, इस बात का मैसेज पहुंचाना है पब्लिक तक। इसको बीजेपी जो है वो नीतिगत तौर पर भले ही नीतीश कुमार की खिलाफत करते रही है, लेकिन जब बात नेतृत्व की बिहार में आती है तो कभी भी ऑन रिकॉर्ड आज तक बिहार भाजपा ने यह नहीं कहा है कि कोई हमारा आदमी सीएम बनेगा। यही वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बीजेपी के पास है, जिसको अगर अगले 1.5 से 2 सालों में ये लोग इनकैश करते हैं तो नीतीश कुमार को शायद जवाब देने में कुछ बचेगा नहीं। कोयरी ऐसी जाती है बिहार में जिसका आज तक सर्वमान्य नेता पैदा नहीं हो सका है बिहार में। एक रहे हैं जो इनके पिता थे नागमणि के, जगदेव बाबू, वही एकमात्र नेता रहे हैं, लेकिन उनका भी वो आइडेंटिटी नहीं बन पाया जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का बना। सम्राट चौधरी पर दाव खेला गया है, विधान परिषद में उन्हें बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। उनका चेहरा अगर सीएम के लिए आगे कर दे तो लवकुश समीकरण जो है वो नीतीश कुमार का टूटेगा, और त्रिवेणी संघ जो बिहार में फिर से बना है यादव, कोयरी और कुर्मी का, उसमें कोयरी टूट जाएगा। एक अति पिछड़ा चेहरा फॉर सीएम और एक सवर्ण चेहरा फॉर डिप्टी सीएम। अगर इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है अगर 2 से 2.5 सालों में, तो 25 में अगर ये नहीं भी जीतती है, सत्ता में नहीं भी आती है, तो एक सम्मानजनक स्थिति में विपक्ष में रहेगी। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बना चुके हैं। सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक, लेकिन बात यहाँ पे इसलिए चर्चा करने के लिए हम जुड़े हुए हैं कि बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। क्या बीजेपी से नहीं संभल रहा है? खबर ये आ रही है कि अमित शाह आ रहे हैं बिहार में सरकार को बचाने के लिए, यानी कि अपने बीजेपी के सरकार को बचाने के लिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं उदिप्त आर्यन जी। उदिप्त जी, क्या ये खबरें सत्य हैं कि बिहार बीजेपी के लोगों से नहीं संभल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है बिहार में? देखिए, अमित शाह बिहार सरकार को बचाने नहीं आ रहे हैं। सरकार तो वैसे भी इनकी बची नहीं है। अगर नेतृत्व रहता है इनके पास तो शायद सरकार बची रहती। बीजेपी को बचाने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। मतलब बिहार बीजेपी जो है, इसके अस्तित्व को बचाने के लिए, इसके आइडेंटिटी को बचाने के लिए, और जिस स्थिति में है आज बीजेपी, कम से कम उस स्थिति में भी रहे, विपक्ष में बैठने लायक भी बचे, इसलिए अमित शाह जो है वो पटना पहुंच रहे हैं। पटना नहीं पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं। और अमित शाह अकेले नहीं आ रहे हैं रत्नेश, जो खबरें आ रही हैं और पार्टी के लोग ही बता रहे हैं इस बात को, इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि 15 सितंबर, मतलब आज से 20 दिनों के अंदर, 10 से 15 सितंबर के बीच पहला जनसभा जो है वो अमित शाह का होने जा रहा है। और वो शुरुआत जो है वो सीमांचल के क्षेत्र से करेंगे। अब सीमांचल के बारे में समझिए कि सीमांचल जो है वो पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ से अमित शाह अपना जो है वो प्रचार आप कह सकते हैं बिहार में। और प्रचार किस बात का? प्रचार इस बात का होगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई, हम आज निरीह स्थिति में हैं, हमारे साथ नीतीश कुमार ने सही नहीं किया है। इस बात को जनता तक पहुंचाना है, इस बात का मैसेज पहुंचाना है पब्लिक तक, इसको डिलीवर करना है। और उसी काम को लेकर अमित शाह, साथ साथ बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, ये लोग आ रहे हैं बिहार। और जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें हम तक आ रही हैं, और सूत्र से नहीं, बीजेपी के लोग ही ये बात कह रहे हैं, क्लियर कर देते हैं कि बिहार दौरा होगा इनका, और हर सप्ताह, हर 15 दिन पर, हर महीने बिहार के किसी एक जिले में इनको जाना है। जो केंद्र नेतृत्व है बिहार का, मैं बात नहीं कर रहा हूं, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, रामसूरत राय, नितिन नवीन, इन लोगों की बात नहीं हो रही है। दिल्ली से लोग आएंगे, और शुरुआत इसकी पूर्णिया से होगी जो कि सीमांचल का ही क्षेत्र है। फिर कोई और जिला जाना है, उसके बाद कटिहार हो सकता है, ये लोग जाएंगे। फिर शाहाबाद की तरफ आना है इनको, फिर चंपारण जाना है इनको, फिर तिरहुत जाना है, सारण प्रमंडल जाना है। तो बिहार के अलग अलग क्षेत्र में ये दौरा करेंगे, जनता तक इस बात को पहुंचाएंगे कि नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया है। इनके पास देखिए अभी प्लस पॉइंट क्या है। इनके साथ प्लस पॉइंट यही है कि आपको याद होगा कि गठबंधन टूटने के पहले जो 3 दिवसीय दौरा था, 2 दिवसीय दौरा था, माफ कीजिएगा, 30 और 31 जुलाई, जो जेपी नड्डा पहुंचे थे पटना और बड़ा रोड शो हुआ था।
जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई थी, उस समय भी गिरिराज सिंह हो या जो तमाम लीडर्स थे बीजेपी के, उन्होंने यही कहा था कि 24 और 25 ही नहीं, 29 और 30 के लिए भी हमारे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार है। मतलब बीजेपी जो है वो नीतिगत तौर पर भले ही नीतीश कुमार की खिलाफत करते रही है, लेकिन जब बात नेतृत्व की बिहार में आती है तो कभी भी ऑन रिकॉर्ड आज तक बिहार भाजपा ने यह नहीं कहा है कि कोई हमारा आदमी सीएम बनेगा। यही वो स्ट्रांग पॉइंट बीजेपी के पास है, जिसको अगर अगले 1.5 से 2 सालों में ये लोग इनकैश करते हैं तो नीतीश कुमार को शायद जवाब देने में कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि इस बार जो गठबंधन टूटा है बहुत अजीब तरीके से टूटा है, और आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जवाब देने से बच भी रहे हैं। हर फोरम पर वो तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव ही प्रेस वार्ता करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो जवाब दे रहे हैं बीजेपी को। मतलब अभी जेडीयू जो है वो बैकफुट पर है, दोनों परिप्रेक्ष्य में, आरजेडी के सामने भी और बीजेपी के सामने भी। तो इसी बात का प्रचार करना है अमित शाह को, और अमित शाह इसके लिए कमर बांध लिए हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का ये गठबंधन 24 तक रह गया तो आप 2014 लोकसभा को स्टडी कीजिए, और उस समय का आप जो वोट परसेंटेज है, जो वोट प्रतिशत है, उसको अगर आप जोड़ते हैं तो ये बात मानकर चलिए कि कुछ ट्रेडिशनल सीटें बीजेपी की ऐसी हैं बिहार में जिस पर वो हमेशा जीत रही है और जीतते रहेगी। लेकिन जो 40 में 39 का जो एक आंकड़ा है, उसमें से अगर आप 16 निकाल दीजिए जेडीयू का तो 23 बच रहा है बीजेपी के पास। और जो उनकी पार्टी है, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है, 5 सांसद और 1 चिराग को, उसमें भी कहीं से हमारी मत हो जाए। इस डर को निकालने के लिए अब केंद्र नेतृत्व जो है वो जागा है, और जागना उनका जरूरी भी है। क्योंकि अगर नहीं जागते हैं तो बिहार में जो त्रिवेणी संगम बना था 1929 में, कोयरी, कुर्मी और यादव का, वो अगर बिहार में आज मिल जा रहा है, जिनकी आबादी अनुमानित 1931 के जनगणना के हिसाब से बिहार में 27% के आसपास थी, वो अगर तीनों एक तरफ हो जाएगा तो आप मानकर चलिए कि बड़ा नुकसान बीजेपी को 24 लोकसभा में देखने को मिल सकता है। और अगर 24 इनके हाथ से निकला तो आप ये बात मानकर चलिए कि फिर 25 में सत्ता में आना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए 24 अभी प्राइम फोकस होगा बीजेपी का, भले ही नीतीश कुमार के लिए प्राइम फोकस ना हो, क्योंकि उनको भी पता है कि कितनी पार्टियां उनके साथ आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन बीजेपी अभी सेंटर में है और उसको रिटेन करना है, खुद को उसको बचा कर रखना है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए जहां पर है, कम से कम अगर 303 सीटें बीजेपी के पास आज है, अब 2 बढ़ी हैं, शायद 305 हो गया है, जो यूपी में 2 सीट आजमगढ़ और वो निकला है, तो 305 सीटें अगर बीजेपी के पास है तो कम से कम ऑन प्रायोरिटी बेसिस बीजेपी शुड रिटेन 305 सीट्स, और उसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे अमित शाह। और बीजेपी बिहार को लॉस नहीं कर सकती है। बिहार से निकलते ही वह रास्ता जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगा। अगर बिहार गड़बड़ाता है तो बंगाल में तो वैसे भी बहुत सीट नहीं आना है, यूपी पे इसका मेजर असर पड़ सकता है, क्योंकि यूपी में भी कोयरी, कुर्मी और यादव की आबादी अच्छी खासी है, और बिहार में अगर वो एकजुट हो जा रहे हैं तो यूपी में भी एकजुटता दिख सकता है। तो कई तरह के अभी मामले हैं, एंगल्स हैं राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो। इसलिए अमित शाह का दौरा है, इस बात की पुष्टि की जा सकती है, इस बात को कंफर्म तौर पे कहा जा सकता है कि 10 से 15 सितंबर के बीच बीजेपी एक बड़ा जनसभा पूर्णिया में करने जा रहा है। अच्छा, एक प्रश्न ये उठ रहा है कि अब तक अमित शाह इतना लेट कर दिए हैं, बीजेपी, बिहार बीजेपी के तमाम वरीय नेताओं पे उन्होंने भरोसा जताया, उनसे नहीं संभल रहा है क्या? देखिए, बीजेपी बिहार में किस पर भरोसा जताएगी, सवाल ये उठता है। बीजेपी में नेतृत्व है कहाँ, ये सबसे अहम प्रश्न है। मैंने कई दफ़ा सोशल मीडिया पर भी, अपने जो मेरा निजी सोशल मीडिया उसमें मैं लिखता हूँ और ये सवाल करता हूँ कि बीजेपी बिहार में क्या अचीवमेंट की पिछले 25 सालों में, 30 सालों में। 90 के दौर से आप उठा लीजिए, जेडीयू तो सत्ता में चली गई, छोटी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री बनते आए। आरजेडी सत्ता में रह चुकी है लंबे समय तक, अभी भी सत्ता में है वो, बीच में भी 2 साल रही है। बीजेपी के अगर आज एक सवाल आप कर दीजिए पूरे बीजेपी कैडर से, बिहार बीजेपी से, कि आपके पास एक वो चेहरा बता दीजिए जिसके पास नेतृत्व का क्षमता हो, जो मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है, तो एक भी चेहरा नहीं है। इसके पीछे खुद बीजेपी का जो इनर पॉलिटिक्स है, जो उनके अंदर का राजनीति है, वही उनको मारा है। अब इसके लिए आप सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहराइए या किसी को जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन नेता यहां पर उभरने नहीं दिया गया बीजेपी में। तो इसीलिए नीतीश कुमार के पीछे चलना इन लोगों का मजबूरी है। जितने भी मंत्री बीजेपी से रहे हैं, आप किसी का उठाकर देख लीजिए बैकग्राउंड, सबका टर्म्स नीतीश कुमार से बहुत अच्छा रहा है। भले ही बीजेपी से उनका टर्म्स खराब हो, पार्टी में उनका अपना मतभेद बहुत हो, लेकिन नीतीश कुमार से किसी का मतभेद या मनभेद नहीं होता है। उनको पता है कि हम कभी भी मंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार के रहमो करम पर ही बनेंगे। तो जो अगर बीजेपी, देखिए अब आज के समय में अगर बीजेपी ये सोचे कि यूपी मॉडल पर कोई राजपूत चेहरा को, कोई भूमिहार चेहरा को आगे करके सत्ता में आ जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। बिहार में इनको एक अति पिछड़ा चेहरा देना होगा,
और नीतीश कुमार, मैंने त्रिवेणी संगम का जिक्र किया जो 1929 में बना था, कोयरी कुर्मी यादव का, जिनकी अनुमानित आबादी 1931 के जनगणना के हिसाब से 27% थी, उसमें अगर सेंध बीजेपी लगा दे रही है, क्योंकि समझिए इसको आप इस तरह समझिए कि यादवों का चेहरा हमेशा बिहार में रहा है, चाहे वो रामलखन सिंह यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मतलब यादवों में हमेशा एक नेतृत्व रहा है, एक नेता उनका खड़ा हो जाता है। कुर्मी के पास उस चीज का अभाव था तो नीतीश कुमार ने उसको भर दिया आकर। लेकिन कोयरी ऐसी जाति है बिहार में जिसका आज तक सर्वमान्य नेता पैदा नहीं हो सका है बिहार में। एक रहे हैं जो इनके पिता थे नागमणि के, जगदेव बाबू, वही एकमात्र नेता रहे हैं, लेकिन उनका भी वो आइडेंटिटी नहीं बन पाया जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का बना। तो ऐसे में अगर कोई कोयरी समाज का चेहरा को अगर आगे करती है बीजेपी, आप मान लीजिए कि अभी सम्राट चौधरी पर दाव खेला गया है, विधान परिषद में उन्हें बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष, उनका चेहरा अगर सीएम के लिए आगे कर दे तो लवकुश समीकरण जो है वो नीतीश कुमार का टूटेगा, और त्रिवेणी संघ जो बिहार में फिर से बना है यादव, कोयरी और कुर्मी का, उसमें कोयरी टूट जाएगा क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। आप समझिए इस बात को। और आप एक बात नोटिस किए होंगे कि कभी भी अगर उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिलवाना होता है बीजेपी को तो हमेशा वो सम्राट चौधरी को ही आगे करती है। आप पिछले साल का बयान उठाकर देख लीजिए दोनों नेताओं का, आपको लगेगा कि जवाब दिया जा रहा है। तो उस दृष्टिकोण से भी एक अति पिछड़ा चेहरा को बीजेपी अगर प्रोजेक्ट करती है मुख्यमंत्री के तौर पर और डिप्टी सीएम के तौर पर ये सवर्ण को करे, क्योंकि देखिए एक बात तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिधर भी सवर्ण वोटर जाते हैं उधर ही सत्ता रहती है। आज कांग्रेस अगर हाशिए पर है बिहार में चाहे देश में तो कारण है इनके साथ सवर्णों का मुंह भंग हो जाना। बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका कारण है कि एक मुश्त कितना भी विरोध ब्राह्मण भूमिहार कर ले या राजपूत कर ले इनका बीजेपी का, लेकिन वोट लास्ट में वही गिराता है बीजेपी को। तो जिधर भी सवर्ण लॉबी कहने के लिए 14-15% होगी, लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल जाती है, ये प्रभावशाली जातियां हैं, ये वोट देती भी हैं और दिलवाती भी हैं गांव देहात में। आप चले जाइए किसी 2019 का लोकसभा मैंने कवर किया, 20 का मैंने कवर किया, गांव देहात में हम रह के कवर किए हैं स्टोरी। हम देखे हैं कि जो बड़ी जातियां हैं जो मतलब अपर स्टार्ट ऑफ द सोसाइटी हैं वो वोट ट्रांसफर करवा देती हैं। तो ये बात तो तय है कि इनको प्रायोरिटी पे एक सवर्ण चेहरा रखना पड़ेगा। और देखिए विधानसभा में इन्होंने विजय कुमार सिन्हा पर दाव खेला है, भूमिहार चेहरा को आगे किया है। तो बीजेपी को इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा, एक अति पिछड़ा चेहरा फॉर सीएम और एक सवर्ण चेहरा फॉर डिप्टी सीएम। अगर इस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है अगर 2 से 2.5 सालों में, तो 25 में अगर ये नहीं भी जीतती है, सत्ता में नहीं भी आती है, तो एक सम्मानजनक स्थिति में विपक्ष में रहेगी। लेकिन अगर अभी जिस तरह का नेतृत्व इनके पास नहीं है, नेतृत्व विहीन पार्टी बन चुकी है भाजपा, तो ऐसे स्थिति में बहुत दिक्कत है बीजेपी को 24 रिटेन करना, और उससे भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा इनको 25। और एक बार अगर इनके हाथ से बीजेपी बिहार निकल गया पूरी तरह और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनकर गद्दी पर बैठ गए, तो फिर अगला 10 से 15 साल इनके लिए बहुत समस्या खड़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ इनको चिराग पासवान को भी साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान का एक पकड़ है पासवान वोटर के ऊपर, इस बात को एडमिट करना होगा। और पासवानों की आबादी भी बिहार में इतनी जरूर है कि कम से कम वो 10 से 15 विधानसभा सीट और 2 से 3 लोकसभा सीट पर वो इन्फ्लुएंशियल तरीके से वोट करती है। तो चिराग पासवान फैक्टर भी काम कर सकते हैं। तो ये सभी रणनीति को तय करना होगा, और शायद अब बिहार बीजेपी के ऊपर केंद्र का नजर जो है वो गया है। स्टेट तो निकल चुका है इनके हाथ से और 24 में स्थितियां विकट दिख रही हैं। तो अब अमित शाह हो सकता है आएंगे, रणनीति बनाएंगे, और तब शायद बीजेपी का बिहार में कुछ उद्धार हो, क्योंकि अभी बीजेपी जिस स्थिति में है ना, तो ये 24 में कुछ करने जा रही है बड़ा, और 25 तो इनके हाथ से बिहार निकलना ही वाला है। एक अंतिम प्रश्न के साथ हम विदा लेंगे। एक सवाल मेरे मन में ये चल रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं सामने ला पाती है बीजेपी? लोग कंफ्यूज कर जाते हैं हर समय। वही तो बोल रहे हैं ना कि बिहार में नेतृत्व तो है ही नहीं। किसको अच्छा सीएम किसको बनाएगा? आप हमको नाम बताइए। सुशील मोदी के नाम पर कितना वोट गिरेगा? एक चेहरा आप बता दीजिए ना। मंगल पांडे के नाम पर वोट गिरने वाला है क्या? नितिन नवीन के नाम पर वोट गिरने वाला है? रविशंकर प्रसाद के नाम पर वोट गिरेगा क्या? नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, इन लोग। नित्यानंद राय, देखिए बीजेपी अगर शुरू से यादवों को तवज्जो दी होती तो आज यादव जाति के साथ आप एक टेक्निकल समस्या समझिए, उनका नेता बहुत जल्दी मिल जाता है उनको। और भूमिहार राजपूत में क्या है कि वहां पर नेता बनता ही नहीं है कोई, क्योंकि वहां पे जितने लोग हैं सब में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। लेकिन यादवों के साथ भाई रामलखन सिंह यादव का एक कहानी है कि गांधी मैदान में 1.25 लाख यादव को एक बार बोले थे कि एक पैर पे खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो गया था। कहे को भूमिहार राजपूत का लड़का खड़ा होगा नेता के कहने पर एक पैर पे? वो खड़ा ही नहीं होगा, गाली देने लगेगा। तो इसलिए उनमें जातीय एकता बहुत ज्यादा है यादवों में। इसलिए नित्यानंद राय फैक्टर बन भी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बन पाएंगे। उनके ऊपर दाव खेलना बिहार में यादवों के वोट में बहुत बड़ा सेंध मारी। देखिए बीजेपी यादव नेता पैदा कर देती है, लेकिन यादव वोटर्स जो उनका झंडा लेकर चले वो पैदा बिहार में नहीं कर पाती है बीजेपी। इसलिए उनको दाव अति पिछड़ा पर चलना चाहिए।
कोयरी जाति से कोई चेहरा, और सम्राट चौधरी एकदम उपयुक्त चेहरा। देखिए, सम्राट चौधरी के पक्ष में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो समीकरण बन रहा है उस समीकरण को अगर तोड़ना है, उसमें सेंधमारी करना है, तो एक कोयरी जाति से किसी नेता को उठाना पड़ेगा और एक सवर्ण से चेहरा को उठाना पड़ेगा, तभी बीजेपी यहाँ कोई सीएम फेस और डिप्टी सीएम का फेस प्रोजेक्ट कर पाएगी, नहीं तो राहें बहुत मुश्किल है। चलिए, तो बिहार में लौकुश समीकरण को तोड़ने के लिए दो चेहरे जिनका नाम लिया जा रहा है वो लाना होगा, तब जाके बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। बहरहाल क्या कुछ होगा, तमाम चर्चाएं हम लगातार आपसे करते रहेंगे। इस चर्चा पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।